अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 जो कि हमारे साथ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, स्ट्रक्चर एंड कल्चर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये यूनिट जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि इस यूनिट में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पता चलेगा। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। सो इसलिए इसको गौर से सुने, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अपने साथ जो है वो नोट डाउन किया करें। ठीक है, इससे पहले कि हम यूनिट को स्टार्ट करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को जो कि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद फिर हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्क्राइब करेंगे कि हमारे साथ मैनेजमेंट के जो डिफरेंट लेवल है वो कौन कौन से है। इसके अलावा हम वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के हवाले से जो थ्योरीज पेश की गई है तो उन थ्योरीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि हेल्थ के हवाले से काम कर रही है। ठीक है, इसके साथ साथ फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है तो इसके हमारे साथ मुख्तलिफ अक़साम है, उन अक़साम को हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसके साथ हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ जो मौजूद होते हैं। ठीक है, कि हमारे साथ जो फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो क्या है, किसे कहते हैं। इसके साथ साथ स्टाफ एंड लाइन रिलेशनशिप पर बात करेंगे। इसके अलावा इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अहमियत कितनी है, और आखिर में हम रीडिज़ाइनिंग और रीस्ट्रक्चरिंग इन ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में हम रीडिज़ाइनिंग और रीस्ट्रक्चरिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट जो है ये एक कॉमन टर्म है जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कॉमनली अपनी लाइफ में इस वर्ड को बार बार हम यूज़ करते हैं। ख़ास तौर पर अगर हमारे कोई फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, या हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा होता है तो उस प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए हम ज़्यादातर मैनेजमेंट का वर्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें हम ये बोलते हैं कि यार मुझे कुछ काम जो है उसको मैनेज करने हैं, उसको मैंने निपटाने हैं। ठीक है, उन कामों को जो है मैंने सर अंजाम देना है। तो ये मैनेजमेंट का वर्ड जो है ये एक बहुत कॉमन वर्ड है जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। ठीक है, सो मैनेजमेंट किसे कहते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें डियर स्टूडेंट्स, तो मैनेजमेंट की जो लफ्ज़ी मानी है वो है उम्दा बंदोबस्त करना या इंतज़ाम करना या किसी चीज़ का देखभाल करना या किसी चीज़ की बंदोबस्त या किसी चीज़ का बंदोबस्त करना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम मैनेजमेंट की डिफिनीशन पर थोड़ा सा नज़र डालें तो बहुत ही आसान अल्फाज में इसकी डिफिनीशन की गई है। कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग वर्क। मैनेजमेंट ये क्या है, मैनेजमेंट जो है ये असल में हमारे साथ एक आर्ट है। आर्ट से मुराद ये हमारे साथ एक फ़न है, एक स्किल है, और इसके साथ साथ ये हमारे साथ एक साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने जो काम है उसको सर अंजाम देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान अल्फाज में मैनेजमेंट को काफ़ी डीपली जो है आसान अल्फाज में इसको डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, मैनेजमेंट ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जिसको जब हम
परफॉर्म करते हैं, तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, और इसके साथ साथ हमें साइंटिफिक स्टेप्स की भी ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए हम अपने जो गोल्स है, अपने जो एक्टिविटीज़ है, उसको प्रॉपर तरीके से अचीव करने में क्या करते हैं, इन आर्ट और इन साइंस को हम यूज़ करते हैं और फिर हम अपने गोल्स को क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से अचीव कर लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम मैनेजमेंट की थोड़ी सी डिटेल के साथ डिफिनीशन करें, ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ द इंटरलॉकिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ फार्मुलेटिंग corporate policy and organizing, planning, controlling and directing the firm's resources to achieve the policy objectives, ठीक है। अगर हम एक डिसिप्लिन में रहते हुए, एक इंस्टीट्यूशन में रहते हुए अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट जो है ये यूजुअली हमारे साथ कुछ मंदरजा झेल फंक्शन से मिलकर जो है, ये हमारे साथ ये वर्ड जो है मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब वो मंदरजा झेल फंक्शन क्या है, वो मंदरजा झेल फंक्शन ये है कि जब भी हम मैनेजमेंट करेंगे, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मिलजुल कर एक पॉलिसी क्या करेंगे, उसको फार्मुलेट करेंगे, मिलजुल कर एक पॉलिसी को हम क्या करेंगे, उसको हम बनाएंगे, ठीक है। उसको बनाने के बाद फिर हम उसको तरतीब देंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। ऑर्गेनाइजिंग मीन अपनी जो पॉलिसीज़ है उसको हम स्टेप वाइज कर लेते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, प्रॉपर क्या कहते हैं, प्रॉपर तरीके से उसको स्टेप वाइज हम कर लेते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो अगला फंक्शन है, ठीक है, वो है प्लानिंग। प्लानिंग जो है हम इसमें करते हैं, इसके साथ साथ हमने जो भी प्लानिंग की होती है तो उसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और उसको हम ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हमने जो प्लानिंग की होती है तो उसी प्लानिंग के मुताबिक हम अपनी रिसोर्सेज को जो है बरूह कार लाते हुए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन दे रहे होते हैं, ठीक है। हम गाइडलाइंस जो है अपने रिसोर्सेज को बरूह कार लाते हुए गाइडलाइंस हम दे रहे होते हैं, और हमने जो पॉलिसीज़ में जो ऑब्जेक्टिव्स अपने लिए मुंतखब किए होते हैं, जो गोल्स हमने अपने लिए मुंतखब किए होते हैं, तो उन गोल्स को हम इन मंदरजा झेल चीज़ों को यूज़ करते हुए, इन मंदरजा झेल कंपोनेंट्स को बरूह कार लाते हुए जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे अमल को क्या कहते हैं, इस पूरे अमल को मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट के मज़ीद हमारे साथ आसान अल्फाज में डिफिनीशन किए गए हैं, जिसको हम वन बाय वन डिफ़ाइन करेंगे। यहाँ पर मैनेजमेंट की दूसरी तीसरी डिफिनीशन की गई है, कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द अटेनमेंट of organizational goals in an effective and efficient manner through planning, organizing, staffing, directing and controlling organizational resources, ठीक है। कहते हैं कि मैनेजमेंट ये हमारे साथ वो अमल है जिसमें हम अपनी इंस्टीट्यूशन, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो गोल्स होते हैं, उनके जो मकासद होते हैं, तो उन मकासद को हम एक पुरअसर और एक एफिशिएंट तरीके से क्या करते हैं, उसको हम हासिल करते हैं, जिसके लिए हमने प्लानिंग की होती है। प्लानिंग के साथ साथ हमने स्टेप्स को ऑर्गेनाइज किए होते हैं। इसके साथ साथ हमने इस और गोल्स को अचीव करने के लिए हमने एक ख़ास ग्रुप ऑफ मेंबर्स को जो है हमने सेलेक्ट किया होता है, जिसको हम डायरेक्शन दे रहे होते हैं। और इसी तरह से इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज से मुराद ये है कि हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए जितनी भी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़नी होती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को हम कंट्रोल करते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस के ज़रिए हम जब अपने गोल्स को अचीव करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैनेजमेंट, ठीक है।
फिर हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज की यहाँ पर डिटेल के साथ बात की गई है। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में हमारे साथ सबसे पहले मैन आ जाते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग, मतलब जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसके साथ साथ मनी आ जाती है। ज़ाहिर बात है हम इंस्टीट्यूशनल गोल्स जो है उस पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फिर पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से मशीन्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है और मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ जो है ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज में आ जाती है। इसी तरह से फिर लुइस ई बोन एंड डेविड एल्कोर्ड्स ने जो है इन्होंने भी फिर मैनेजमेंट की एक डिफिनीशन की है, जिसमें इन्होंने जो है ये बात की है कि द यूज़ ऑफ पीपल एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अपने वर्कर को बरूह कार लाते हुए और दूसरे रिसोर्सेज को बरूह कार लाते हुए हम जब अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करते हैं, हम जब अपने मकासद को हासिल करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैनेजमेंट। ठीक है। मेरी पार्कर फोलेड ने भी मैनेजमेंट की डिफिनीशन की है। इन्होंने कहा है कि द एक्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। लोगों के ज़रिए आप लोगों से जब काम करवाते हैं और उनके ज़रिए आप अपनी एक गोल को हासिल करते हैं, ठीक है, एक काम को मुकम्मल करते हैं, तो इसको कहते हैं मैनेजमेंट। इसके अलावा फ्रेडरिक टेलर ने भी मैनेजमेंट को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट जो है ये हमारे साथ एक ऐसा फ़न है जिसमें हम जो चाहते हैं तो अपनी चाहत को कंप्लीट करने के लिए, अपनी चाहत को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका ढूंढने की जो कोशिश करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफिनीशन है जो कि डिफरेंट लोगों ने जो है डिफरेंट टाइम पर मैनेजमेंट की है और सबकी डिफिनीशन जो है वो एक दूसरे से बढ़कर है और बुनियादी जो मतलब है वो एक ही है कि हम जब भी मैनेजमेंट करते हैं तो मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं? ये हमारे साथ एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम स्टेप वाइज रहते हुए और अपने स्किल्स को बरूह कार लाते हुए अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको क्या करते हैं? पूरा करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर जब प्लानिंग और ऑर्गेनाइज तरीके से हम जो काम करते हैं तो उसमें ज़्यादातर कामयाबियाँ मिलती है। ठीक है। नाकाम इस तरह के प्लान पर नहीं होते। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? अब यहाँ पर बात हो रही है मैनेजमेंट की। कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजरल कंसर्न की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट के लिए हमारे साथ जिन चीज़ों की, जिन बातों की ज़रूरत होती है वो मंदरजा झील है। सबसे पहले एफिशिएंसी, आप में जो है एफिशिएंसी होनी चाहिए। एफिशिएंसी से मुराद आप में काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप काबिल होंगे, अगर आप जो है स्किलफुल होंगे तो आप बेहतर तरीके से हर काम को सर अंजाम दे सकेंगे। ठीक है। डूइंग थिंग्स राइट, आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, उसको सही तरीके से करते हैं तो इसको कहते हैं काबिलियत, इसको कहते हैं एफिशिएंसी। गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फॉर द लीस्ट इनपुट। ठीक है। मतलब कम रिसोर्सेज पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा करते हैं तो इसको कहते हैं काबिलियत, इसको कहते हैं स्किलफुलनेस। ठीक है। आपके पास रिसोर्सेज कम है लेकिन उन कम रिसोर्सेज पर आप जो मुनाफा करते हैं, ठीक है, आप जो अचीवमेंट हासिल करते हैं तो वो रिसोर्सेज के बनिस्बत बहुत ज़्यादा होती है तो इसको कहते हैं काबिलियत, एफिशिएंसी। जो दूसरी चीज़ हमें दरकार होती है मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है, या मैनेजर होने के लिए, वो है इफ़ेक्टिवनेस। आप जो भी काम करते हैं आपके काम का असर होना चाहिए, आपका जो काम है वो पर असर होना चाहिए। ठीक है। डूइंग द राइट थिंग, आप जो भी काम करें तो वो काम जो है वो ठीक हो। ठीक है। अटेनिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिसमें आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो मकासद है उसको क्या करते हैं? आप हासिल करने की कोशिश करते हैं। इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिकेसी इन मैनेजमेंट। अब हमारे साथ मैनेजमेंट में इफ़ेक्टिवनेस और एफिकेसी ये किस तरह से आएगी? एफिशिएंसी की मैंने आपको बात की कि लो रिसोर्सेज हो आपके पास और उसी लो रिसोर्सेज पर आप जो है
जो आउटकम है, ठीक है, तो वो आउटकम जो है आपके पास रिसोर्सेज के बनिस्बत जो है वो ज़्यादा आए, वो बहुत फ़ायदेमंद हो, प्रोडक्टिव आउटकम आ जाए, तो इसको कहते हैं एफिशिएंसी और इसको कहते हैं काबिलियत, ठीक है। सो एफिशिएंसी रिसोर्सेज यूजेज, जिसमें हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और हमारे साथ जो वेस्ट होता है तो वो बहुत कम होता है, ठीक है। रिसोर्सेज जो है हम बहुत कम वेस्ट करते हैं। जब रिसोर्सेज कम वेस्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो फिर हमारे साथ ज़्यादा आएगी, ठीक है। और इफ़ेक्टिवनेस से मुराद ये है कि गोल अटेनमेंट, हम क्या करते हैं हमारे काम पर असर हो, हम जो भी काम करें तो उसको पुरखुलूस दिल से करें और उसको इस तरीके से करें कि उसमें असर हो, ठीक है, वो हमारा काम जो है उसको आसान कराए। और इसी तरह से जब काम में असर होगा तो फिर हम अपनी अचीवमेंट को भी आसानी से हासिल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गोल जो है उसको फिर हम अचीव करने में कामयाब होंगे। मैनेजमेंट स्ट्राइव फॉर, अब मैनेजमेंट के लिए हमारे साथ जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो ये कि लो रिसोर्सेज वेस्ट, आप जो है रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करें। जब कम से कम वेस्ट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इफ़िशिएंसी है, आपकी जो काबिलियत है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हाई गोल अटेनमेंट, आप जो है गोल्स को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसमें कामयाब होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, आपका काम करने का जो अंदाज है वो बहुत ज़्यादा पुरअसर है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ठीक है। व्हाट डू मैनेजर्स डू, अब यहाँ पर बात आ जाती है मैनेजर्स की। कहते हैं कि मैनेजर्स जो है ये क्या करते हैं, ठीक है, मैनेजर्स का काम क्या होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि मैनेजर जो है ये स्किल अप्रोच होते हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्सफुल होते हैं, ठीक है, इनके पास हर तरह के स्किल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इनको मैनेजर बनाया गया होता है। मैनेजर का मतलब क्या है, मैनेजर का मतलब चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है। अब बहुत सारी बातें आ जाती है चीज़ों को मैनेज करने में, ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोग्राम्स को मैनेज करना, ठीक है, उन प्रोग्रामों के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मैनेजमेंट में आ जाती है। इसी तरह से टेक्निकल स्किल्स का होना, ठीक है, मैनेजर्स के पास जो है टेक्निकल स्किल्स होते हैं। टेक्निकल स्किल्स से मुराद ये है कि वो ख़ास फील्ड से रिलेटेड उनके पास नॉलेज भी होती है और उनमें काबिलियत भी होती है, प्रोफिशिएंसी मीन उनमें काबिलियत भी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ह्यूमन स्किल, मैनेजर्स में क्या होता है, मैनेजमेंट में एक सलाहियत ये भी होती है कि वो अपने वर्कर के साथ मिलजुल कर काम करते हैं और उनको पता होता है कि किस तरीके से हम अपने वर्कर से जो है एक बेहतर अंदाज में अपने मन चाह के मुताबिक काम ले सकते हैं और उनसे काम करा सकते हैं, ठीक है। सो इसको कहते हैं ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स से मुराद ये है कि आपको पता होता है हर बंदे की मिजाज की, ठीक है, कि ये बंदा किस मिजाज का है, इसके साथ मैंने किस अंदाज में बातचीत करनी है, किस तरीके से इससे मैंने अपनी बात को मनवानी है। द एबिलिटी टू वर्क वेल विद अदर पीपल, आप में ये सलाहियत हो कि आप दूसरे लोगों के साथ एक ऐसे अंदाज में काम करें जिससे आप उनसे जो है अपने मनचाह के मुताबिक काम हासिल कर सके, तो इस सलाहियत को कहते हैं ह्यूमन स्किल्स। इसके अलावा जो मैनेजर होते हैं तो इनके पास कंसेप्चुअल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स से मुराद ये है कि अगर किसी किस्म के पेचीदा हालात आ जाए, कम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाए, तो कम्प्लेक्स सिचुएशन को मैनेजर के लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उनके पास स्किल्स होते हैं, उनके पास टेक्निक्स होते हैं, उनको पता होता है कि किस तरीके से मैं अपने इस सिचुएशन को जो है हैंडल कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं इन कम्प्लेक्स सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकता हूँ, अपने ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से इन कम्प्लेक्स सिचुएशन से मैं बाहर निकाल सकता हूँ और चीज़ों को किस तरीके से मैं स्टेबल कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों के बारे में
मैनेजर्स के पास क्या होती है, स्किल्स होती है, ठीक है, और वो इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं। द एबिलिटी टू थिंक एंड कंसेप्चुअलाइज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कम्प्लेक्स सिचुएशन कंसर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि इनमें ये सलाहियत भी मौजूद होती है कि इनकी जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। मैनेजर जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में ऐसे डिसीजन करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। स्किल्स नीड एट डिफरेंट मैनेजमेंट लेवल, मुख्तलिफ मैनेजमेंट लेवल्स पर जिन स्किल्स की हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारे साथ मंदरजा झेल है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लो लेवल या लोअर लेवल मैनेजर से। हमारे साथ जो लोअर लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं तो इनके पास जो स्किल्स होती है या इनके पास जिन स्किल्स का होना ज़रूरी है वो ये है कि इनके पास टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लो लेवल वाले मैनेजर के पास टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कुछ हो या ना हो, इनको अपने स्पेसिफिक फील्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इनके पास जो है टेक्निक्स होने चाहिए, इनको पता होना चाहिए, इनमें काबिलियत होनी चाहिए अपने फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, और अपने फील्ड से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन बातों के बारे में इनको पता होना चाहिए। तो ये लो लेवल मैनेजर्स की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है वो है, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स। इसके बाद हमारे साथ दूसरा जो मिडिल लेवल मैनेजर्स है वो आ जाता है। मिडिल लेवल मैनेजर्स की जो नीड्स होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ इनके पास ह्यूमन स्किल्स का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इनको पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपने वर्कर के साथ बातचीत करूँगा, किस तरीके से मैंने अपने वर्कर के साथ मिलजुल कर उनसे काम लेना है, उनसे अपने गोल्स को अचीव कराना है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में इनके पास स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारे साथ टॉप मैनेजर आ जाते हैं। टॉप मैनेजर्स में टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमन स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ कंसेप्चुअल स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टेक्निकल स्किल्स क्या है, ह्यूमन स्किल्स क्या है, कंसेप्चुअल स्किल्स क्या है, इसको मैंने ऑलरेडी इस स्लाइड से पहले वाले स्लाइड में काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको डिस्कस किया ये तीनों टर्म, ठीक है। तो टॉप मैनेजर के पास इन तीनों स्किल्स का होना ज़रूरी है। मिडिल मैनेजमेंट मैनेजर्स के साथ जो है टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स का होना ज़रूरी है और जो लोअर लेवल मैनेजर्स है इनके पास और कुछ हो या ना हो टेक्निकल स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हु आर मैनेजर, अब कहते हैं कि मैनेजर कौन होते हैं, ठीक है। सो मैनेजर समवन हु कोऑर्डिनेट्स and oversee the work of other people so that organizational goals can be accomplished is called manager। मैनेजर ये हमारे साथ वो लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों के जो काम है उनको ऑब्ज़र्व करते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेशन से मुराद उनके साथ मिलजुल कर काम करते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने इंस्टीट्यूशन के जो मकासद होते हैं उनके साथ मिलजुल कर उसको मुकम्मल करते हैं, उन गोल्स को अचीव करते हैं। तो ऐसे लोग जो है मैनेजर कहलाते हैं, ठीक है। क्लासिफाइंग मैनेजर्स, अब हमारे साथ मैनेजर्स के मुख्तलिफ़ क्लासेस हैं, ठीक है। उन मुख्तलिफ़ क्लासेस को हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ मैनेजर की जो क्लास आती है उसको क्या कहते हैं, उसको फर्स्ट लाइन मैनेजर कहते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हमारे साथ कौन होते हैं? फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ये हमारे साथ आम तौर पर वो मैनेजर होते हैं जिनके अंडर ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या इंडस्ट्री के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वो एम्प्लॉयज़ जो है इस तरह के मैनेजर के अंडर होते हैं और इस तरह के जो मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज़ के जो एक्टिविटीज़ है उस पर उन्होंने नज़र रखी हुई होती है, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते रहते हैं और उसको रेगुलेट करते रहते हैं।
तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको हम फर्स्ट लाइन मैनेजर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि डिफिनीशन में भी कहा गया है कि इंडिविजुअल्स हु मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़, ठीक है। नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ मतलब जो कॉमन एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आम वर्कर होते हैं, उनके कामों को क्या करते हैं, मैनेज करते रहते हैं। तो ऐसे लोग फर्स्ट लाइन मैनेजर कहलाते हैं। इसके बाद हमारे साथ दूसरा जो क्लास आता है मैनेजर्स का, वो है मिडल मैनेजर्स। मिडल मैनेजर्स ये हमारे साथ वो लोग होते हैं जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के जो काम है उन पर उन्होंने क्या होता है, उन्होंने नज़र रखी हुई होती है और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के कामों को वो ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, उसको कंट्रोल करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मिडल मैनेजर्स कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ टॉप मैनेजर्स आ जाते हैं। टॉप मैनेजर्स कौन होते हैं? टॉप मैनेजर्स ये हमारे साथ वो लोग होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जो बड़े बड़े फैसले होते हैं तो उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी प्लानिंग होती है, जितने भी गोल्स होते हैं, तो उसको कौन करते हैं, उसको कौन बनाते हैं, उसको टॉप मैनेजर्स बनाते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं मैनेजरल लेवल्स पर, ठीक है। मैनेजरल लेवल से मुराद हमारे साथ जो डिफरेंट लेवल है मैनेजरिंग करने की, ठीक है। तो पहले नंबर पर हमारे साथ टॉप मैनेजर आते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको अभी बताया। दूसरे नंबर पर हमारे साथ मिडल मैनेजर्स आते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे साथ फर्स्ट लाइन मैनेजर आते हैं, और सबसे लास्ट में हमारे साथ नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ नीचे से जो है, लोअर से जो है स्टार्ट होता है, टॉप तक जाता है। सबसे पहले हमारे साथ नॉर्मल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आम कॉमन एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो कि काम कर रहे होते हैं ऑफिस में, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे साथ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आते हैं, जो कि इन एम्प्लॉयज़ पर क्या कर रहे होते हैं, नज़र रख रहे होते हैं, इनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फिर फिर फर्स्ट लाइन मैनेजर के ऊपर हमारे साथ दरमियाना मिडल लेवल मैनेजर बैठे हुए होते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर के जो काम होते हैं उसको चेक कर रहे होते हैं, उस पर नज़र रख रहे होते हैं। और इसी तरह से सबसे टॉप में हमारे साथ टॉप मैनेजर्स फिर आ जाते हैं, जो कि इन सब के कामों को कंट्रोल कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जितनी भी चीज़ें होती है उसको मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे साथ डिफरेंट लेवल है मैनेजर्स के, ठीक है। टॉप मैनेजर, अब हमारे साथ यहाँ पर टॉप मैनेजर की कुछ जिम्मेदारियाँ होती है, तो उन जिम्मेदारियों के हवाले से बात करेंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर, टॉप मैनेजर किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्रिएटिंग अ कॉन्टेक्ट फॉर चेंज, मिसाल के तौर पर अपने ऑर्गेनाइजेशन में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, या कोई रूल जो है वो लागू करना चाहते हैं, तो ये सब काम जो है, ये सब काम टॉप मैनेजर के होते हैं। वो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। डेवलपिंग एटीट्यूड ऑफ कमिटमेंट एंड ओनरशिप इन एम्प्लॉयज़, इसी तरह से वर्कर्स को जॉब देना, ठीक है, उनके साथ कमिटमेंट करना, ये सारे जिम्मेदारियां जो है टॉप मैनेजर की होती है। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चरल थ्रू लैंग्वेज एंड एक्शन, अपने लैंग्वेज और एक्शन के ज़रिए जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है उन्होंने एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट को जो है मेंटेन रखा हुआ होता है, और मेंटेन रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टॉप मैनेजर की जिम्मेदारियों में आती है, ठीक है। इसके साथ साथ मोनिटरिंग देयर बिजनेस इन्वायरमेंट, और उनकी जो कारोबारी इन्वायरमेंट होता है उसको मोनीटर करना, ये टॉप मैनेजर्स के जिम्मेदारियों में आती है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे साथ मिडल मैनेजर आते हैं, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पहले नंबर पर प्लानिंग एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू मीट ऑब्जेक्टिव, इनकी जिम्मेदारियों में से जो पहली जिम्मेदारी है मिडल मैनेजर की, वो ये है कि ये क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और उन प्लानिंग के लिए जितनी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करते हैं, तो उन रिसोर्सेज को वो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटिंग एंड लिंकिंग ग्रुप्स, डिपार्टमेंट एंड डिवीज़न,
लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, इसी तरह से ग्रुप्स को जो है एक दूसरे के साथ मिलाना, डिपार्टमेंट्स को मिलाना और उनकी डिवीज़न करना, ये मिडिल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सब यूनिट एंड इंडिविजुअल मैनेजर्स हु रिपोर्ट देम। इसी तरह से जो इंडिविजुअल मैनेजर होते हैं, ठीक है, जो कि तो मिडिल मैनेजर्स को रिपोर्ट देते हैं, तो उनकी जो कारकर्दगी होती है उसको क्या करते हैं, चेक बैलेंस करते हैं, ठीक है, उसको मॉनिटर करते हैं और उनके अंडर जो सब यूनिट काम कर रहे होते हैं तो उनके काम को चेक करते रहते हैं। ये मिडिल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस और स्ट्रेटजीज जनरेटेड बाय टॉप मैनेजर्स ने जो स्ट्रेटजीज और प्लानिंग की होती है तो उन स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को जो है दूसरे मेंबर्स पर किस तरह से इम्प्लाई करना है, किस तरह से उन पर इम्प्लीमेंट करना है, ये मिडिल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर इसके बाद हमारे साथ फर्स्ट लाइन मैनेजर आ जाते हैं, ठीक है। इनकी जिम्मेदारियों में क्या है, मैनेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़। हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि सबसे लो लेवल पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि कॉमन एम्प्लॉय होते हैं, आम एम्प्लॉय होते हैं, तो उनकी जो काम है, परफॉर्मेंस है, उसको चेक करना ये फर्स्ट लाइन मैनेजर की जिम्मेदारी है। इसी तरह टीचिंग एंट्री लेवल एम्प्लॉयज़ हाउ टू डू देयर जॉब। इसी तरह से जो नए एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको सिखाने का काम, उनको बताने का काम कि किस तरह से आपने अपने काम को सरअंजाम देना है, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर की जिम्मेदारियों में आती है। इसके अलावा मेकिंग डिटेल्स शेड्यूल्स एंड ऑपरेटिंग प्लान्स ऑन मिडिल मैनेजमेंट इंटरमीडिएट रेंज प्लान्स। इसी तरह से शेड्यूल को जो है डिटेल के साथ बनाना, उस पर जो है काम करना, प्लेन्स को जो है मिडिल मैनेजमेंट के मुताबिक उसको सरअंजाम देना, ये फर्स्ट लाइन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी जिम्मेदारियों में आती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज़ की तरफ के हमारे साथ मैनेजमेंट के हवाले से जो डिफरेंट थ्योरीज़ पेश की थी जिसमें मैनेजमेंट के बारे में बताया गया था डिटेल के साथ, तो उन थ्योरीज़ को हम डिटेल के साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली जो मैनेजमेंट थ्योरी है उसका नाम क्या है, द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को जो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने जो है पेश किया था। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है, इनकी पैदाइश 1856 में हुई थी और इनकी डेथ जो है 1915 में हो गई थी, ठीक है। इसको जो है इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी माना जाता है, ठीक है। किसको, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को, ठीक है। ही डिटेल हिज प्रिंसिपल्स ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स इन द मिडवेल स्टील वर्क प्लांट इन पेंसिल्वेनिया, ठीक है। अच्छा, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने क्या किया था, इन्होंने जो है पेंसिल्वेनिया में एक स्टील का कारखाना था, उस स्टील के कारखाने में जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है, वर्कर्स से किस तरह से हम बेहतर तरीके से काम ले सकते हैं, किस तरीके से हम उनसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कमा सकते हैं, तो इसके हवाले से जो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने जो है कुछ उसूल अपनी थ्योरी में पेश की थी और उस थ्योरी को जो है इन्होंने जो नाम दिया था वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का नाम इन्होंने दिया था, ठीक है। हिज प्रिंसिपल इंक्लूड द आइडियाज दैट, इसके जो उसूल थे, इन उसूलों में उन्होंने अपनी एक आइडिया पेश की थी जिसमें उन्होंने जो है एलिमेंट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट जो है, कुछ कंपोनेंट जो है उसके बारे में उन्होंने बात की थी। पहले नंबर पर इन्होंने जो है ये बात की थी कि साइंटिफिक डिज़ाइन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ एवरी टास्क। कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, उस टास्क को हमने इस तरीके से डिज़ाइन देना है, इस अंदाज से हमने उस टास्क को जो है करना होगा कि अगर हम उसको जिस ज़ाविये से भी देखें तो वो हमारे लिए क्या हो, परफेक्ट हो, वो हमारे लिए आइडियल हो, ठीक है, और हर किसी को जो है वो पसंद आए, ठीक है। पहली बात इन्होंने ये की थी। दूसरी बात जो है वो इन्होंने ये की थी कि केयर फॉर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एवरी टास्क। कोई भी टास्क जब हम करते हैं
तो टास्क को करने के लिए सबसे पहले हम जो स्टाफ को सेलेक्ट करेंगे तो उनकी सिलेक्शन जो है हम जिम्मेदारी के साथ करेंगे, और इसी तरह से उनकी जो ट्रेनिंग है उसको भी हम जिम्मेदारी के साथ देखेंगे। उनकी ट्रेनिंग को हम चेक करेंगे कि आया हमने जो स्टाफ को सेलेक्ट किया हुआ है आया ये स्किलफुल है या नहीं, आया ये इन टास्क को कर सकेंगे या नहीं। ठीक है, तो ये काम भी जो है इन्होंने अपनी थ्योरी में पेश की थी, ये बात भी उन्होंने मेंशन की थी। तीसरी बात इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में ये की थी कि प्रॉपर रीम्यूनरेशन फॉर फर्स्ट इन हाई क्वालिटी वर्क। इन्होंने ये बात की थी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम जो है वो जल्द से जल्द हो जाए और इसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर से बेहतर हो, तो इसके लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम हमें ये करना होगा कि हमने जो मज़दूर है उनकी मज़दूरी को हमने क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। उनकी जो पैसे हैं उनको हमने जो पेमेंट करनी है वो थोड़ा सा बढ़ाना है। इससे ये होगा कि इससे मज़दूर तबका जो है वो खुश होंगे। ठीक है, और वो खुशी के साथ दिल लगाकर जो है आपके काम सरअंजाम देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, मैक्सिमाइज आउटपुट। वही बात है, आपके पास जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, और जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो आपके पास इनकम जो है वो फिर ज़्यादा होगा। ठीक है, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। इसी तरह से वर्कर और मैनेजर के दरमियान काम की जो डिवीज़न है और जो जिम्मेदारियों की डिवीज़न है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ना ज़्यादा लोड वर्कर पर होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लोड जो है मैनेजर पर होना चाहिए, बल्कि दोनों को जो है एक जैसे इक्वल बराबर काम जो है वो हमने देने होंगे। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो फिर ज़्यादा होगी। और इस मैनेजमेंट को किसने पेश किया था? इस मैनेजमेंट को फ्रेडरिक वेंसलो टेलर ने पेश किया था, जिसको आजकल के ज़माने में फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, माना जाता है, जाना जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं दूसरी थ्योरी की तरफ, जो कि हमारे साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को हेनरी फियोल ने जो है पेश किया था, जो कि एक फ्रेंच मैन थे। ठीक है, फ्रेंच के थे, हु इज़ रिमेंबर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, जिनको जो है इनकी जो कारनामा है, इस कारनामे के लिए हेनरी फियोल को जो है जाना जाता है। इन्होंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया था? इन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया था कि इन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को पेश किया था। ठीक है, और इनकी पैदाइश जो है 1841 में हेनरी फियोल जो है पैदा हुए थे, और इसी तरह से 1925 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चपा हो गया था। He developed his management strategies in the industry and was writing at about the same time as Taylor। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इंडस्ट्री के हवाले से जो है मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पर काम किया था। इन्होंने जो है इंडस्ट्रीज़ के हवाले से काम किया था कि किस तरह से हम इंडस्ट्री को लगा सकते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए हम अपनी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, और लो रिसोर्सेज के ज़रिए जो है लो रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए हम प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो इन तरीक़ों के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी में काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। ठीक है, मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू फियोल वर्क के मुताबिक, फियोल ने जो अपना काम किया था उसके मुताबिक इन्होंने जो है 5 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी मैनेजमेंट के लिए, कि जब भी हम मैनेजमेंट करेंगे तो मैनेजमेंट में हम इन 5 बातों का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। सबसे पहली बात हमारे साथ कौन सी है? प्लान। आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी काम करने का आपका इरादा है, तो काम को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले ये करना होगा कि आपने उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, आपने जो है उसके लिए एक प्रॉपर इंतज़ाम करना होगा, प्रॉपर अपना माइंडसेट जो है वो बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो है ऑर्गेनाइज।
अब आपने जो प्लानिंग की हुई है उस प्लानिंग को जो है आपने स्टेप वाइज में कन्वर्ट करना है, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप में जो है उसको आपने ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, इसके बाद कमांड, आपका जो है कमांड होना चाहिए। ठीक है, कमांड से मुराद ये है कि आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, उस पर आपका पूरा कमांड हो, उसके हवाले से आपको के पास जो है स्किल्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कमांड का होना चाहिए। ठीक है, आपको स्किलफुल होना चाहिए। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट से मुराद ये है कि आपके साथ, जाहिर बात है, इंडस्ट्री में आपके साथ वर्कर होंगे। आप इंडस्ट्री को अकेले बाय सेल्फ नहीं चला सकते, आपके पास जो है वर्कर होंगे। तो आपने उन वर्कर के साथ किस तरह से जो है ह्यूमन स्किल्स को यूज़ करते हुए उन वर्कर के साथ मिलजुल कर अपने इंडस्ट्री को आगे प्रमोट करना है, इसके बारे में आपके पास जो है आइडियाज़ होने चाहिए और आपके पास कंट्रोल होने चाहिए। ठीक है, जिसकी बेस पर जो है आप अपने वर्कर्स की जो कारकर्दगी है उसको आप एग्जामाइन भी कर सकते हो और उस पर आप नज़र भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, फियोल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में इन्होंने जो है 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बताए थे, जो कि किसी भी किस्म के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए ये 14 प्रिंसिपल जो है टूल्स समझे जाते हैं। इसके बगैर जो है आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट नहीं कर सकते, गोल को हासिल नहीं कर सकते। पहला उसूल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। आप जो है अपने वर्क को जो है उसको प्रॉपर तरीके से डिवाइड करेंगे। आपने जो अपने टास्क है उसको आपने लिमिटेड सीट तक जो है, सेट तक जो है उसको महदूद रखना है। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास जो अथॉरिटी होती है और आपके पास जो जिम्मेदारियां होती है तो उसको आपने प्रॉपर तरीके से और सही तरीके से यूज़ करने हैं। आपने जो है सही ऑर्डर्स देने होंगे। ठीक है, सही ऑर्डर्स आप देंगे तो आपका काम जो है वो सही होगा। ठीक है, इसी तरह से डिसिप्लिन में रहते हुए आपने जो है लोगों के साथ क्या करना है, वर्कर के साथ आपने एग्रीमेंट करनी है और उनके साथ जो है आपने जो है इक्वलिटी के साथ पेश आना है। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड। सिर्फ सुपरवाइज़र जो है वो क्या करेगा, वो वर्कर को क्या करेगा, उनको ऑर्डर देंगे, उनको जो है कमांड देंगे, उनको जो है गाइड करेंगे। ठीक है, सुपरवाइज़र के अलावा कोई दूसरा बंदा जो है आपके वर्कर्स को ऑर्डर नहीं दे सकता। इसी तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वन मैनेजर पर सेट ऑफ एक्टिविटीज़। एक मैनेजर का ये काम होगा कि वो क्या करेगा, वो अपने जो मेंबर्स हैं उनको क्या करेगा, उनको डायरेक्शन देगा, उनको गाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि आपने किस तरीके से इन कामों को सरअंजाम देना है, किस तरीके से आपने गोल्स को अचीव करना है। ठीक है, सबॉर्डिनेशन मीन्स ऑफ सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। लोगों के जो ज़ाती इंटरेस्ट है उसको जो है आपने एक तरफ रखने हैं और जो जनरल इंटरेस्ट है जो कि सबके लिए एक जैसे होते हैं उसको जो है आपने आगे लाना होगा। ठीक है, लोगों के साथ पर्सनल जो है आपने नहीं होना। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। फेयर प्राइस फॉर सर्विसेज। मतलब आपके पास जो वर्कर काम कर रहे हैं तो उनकी मजदूरी का जो पेमेंट बनती है तो आप उनको अच्छी सैलरी देंगे। ठीक है, आप उनको अच्छी पेमेंट देंगे तो इससे आपके जो वर्कर हैं उन पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है पड़ेगा और वो फिर दिल लगाकर जो है आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन। रिड्यूस इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट रोल। सबॉर्डिनेट रोल्स की जो अहमियत है इसको जो है आपने रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। मतलब किसी के साथ जो है आपने ज़ाती या पर्सनल नहीं होना। ठीक है, सबके साथ एक जैसे बराबरी का सलूक करना होगा। स्केलर चेन ये फ्यूल ब्रिज है। ठीक है, इसी तरह से ऑर्डर में इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑपरेशन। आपने एक पुरअसर तरीके से ऑर्डर देना होगा और एफिशिएंसी के साथ जो है आपने ऑर्डर देना होगा। इक्विटी मतलब काइंड लाइननेस एंड जस्टिस। इंसाफ और
रहमदिली से जो है आपने अपने वर्कर के साथ पेश आना होगा। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, ठीक है। सफिशेंट टाइम फॉर फेमिलियरिटी, आपने जो है टाइम देना होगा। इनिशिएटिव मैनेजर शुड रिली ऑन वर्कर, इनिशिएटिव वर्कर जो काम कर रहे होते हैं तो मैनेजर का ये काम है कि वो अपने वर्कर को क्या करें, उनको सराहे, उनको जो है उनकी हौसला अफजाई करे, ठीक है। इस स्प्रेड डी कॉप्स, ठीक है, मतलब यूनियन स्टैंड जो भी काम करे तो इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर जो है वो वर्कर से काम ले, क्योंकि इत्तेफाक से जब वो काम करेंगे तो इसमें बरकत भी ज़्यादा होगी और उसका जो असर है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1, जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर करना था। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पार्ट 1 को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।